नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। और हमने पिछली कक्षाओं में ये समझने का प्रयास किया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना के संबंध में जो विवाद थे सर्वोच्च न्यायालय में ये भी देखने का प्रयास किया था और अंत में अपने देखा था कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुए थे वो भी अपन ने देखने का प्रयास किया था। संशोधन के बाद हमने देखा था कि एक संशोधन के संबंध में ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई अवधारणा दी। पिछली कक्षा में हमने समझने की कोशिश की थी और हमने कहा था कि संविधान का मौलिक ढांचा क्या है, मौलिक ढांचा क्या है। और मौलिक ढांचा संविधान का कैसे परिभाषित किया? गत्यात्मक एवं परिस्थितिजन्य स्थिति। कैसी स्थिति भैया? गत्यात्मक एवं परिस्थितिजन्य स्थिति, परिस्थितिजन्य स्थिति, परिस्थितिजन्य अवधारणा। तो पिछली कक्षाओं में हमने समझने की कोशिश किया और हम धीरे धीरे क्रम से भारतीय संविधान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल संविधान को अपितु शासन व्यवस्था को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की कक्षा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। इसमें थोड़ा अपना दृष्टिकोण, अपना जो तार्किक विभाजन है पाठ्यक्रम का वो दो तरह से है। जो अब मैं ये मान के चलता हूं कि पहले हम विशेषताएं पढ़ें, फिर हम धीरे धीरे संविधान को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये चीज यहाँ है, संविधान का ये पहलू यहाँ अंतर्निहित है, ये पहलू यहाँ अंतर्निहित है। लोग क्या करेंगे, पहले पूरा संविधान पढ़ें फिर विशेषताएं पढ़ें। एक पक्ष ये भी हो सकता है, किंतु अपना पक्ष ये है कि पहले हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे तो उसमें अन्य जो अपने टर्मिनोलॉजी है, भारतीय संविधान के संबंध में जो शब्दावली है, इनकी भी व्याख्या अपन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो हम लोग आज की कक्षा में हमारा जो पढ़ने का उद्देश्य है, आज की कक्षा में हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है और फिर देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो आक्षेप लगाए वो क्या क्या है। तो भारतीय संविधान, आप लोग हेडिंग लगा लेंगे आज हेडिंग लगा लेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? फुल क्वेश्चन आता है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में, संघ लोक सेवा आयोग में भी किसी न किसी तरह से इसको पूछ लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग उनको सीधा ही आ सकता है 150 शब्दों में लिखने के लिए भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए, प्रस्तावना लिखिए, इसमें संबंध अंतर्निहित शब्दों की व्याख्या कीजिए। ये हम समय समय पर प्रश्नों का हम लोग अभ्यास भी करेंगे और हमने हर कक्षा के बाद अपन प्रश्न का अभ्यास करते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? पहली बात यह है कि मित्रों, पहली बात दोस्तों ये कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह कहा गया। सवाल यह उठता है कि अर्धसंघीय है क्या? ये अर्धसंघीय है क्या? सवाल यही उठता है। ये हम समझने की कोशिश करें कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा गया और कहा गया तो इसके मानक क्या थे, इसके प्रतिमान क्या थे, जिन प्रतिमानों के आधार पर भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा गया। प्रतिमान अगर देखें तो दो तरह के संविधान अस्तित्व में पाए जाते हैं। पूरे विश्व के संविधानों का अगर अध्ययन करें तो दो तरह के संविधान पाए जाते हैं। एक संविधान यह पाया जाता है कि एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक संविधान होते हैं। किस तरह के संविधान होते हैं? एकात्मक संविधान। और दूसरे तरह की जो संविधान की विशेषता होती है वो होती है संघात्मक संविधान की विशेषताएं होती हैं। संघात्मक, बात समझ रहे हैं? एक पक्ष ये है कि कुछ संविधान ऐसे होते हैं विश्व में जो एकात्मक होते हैं और कुछ संविधान ऐसे होते हैं जो संघात्मक होते हैं। फिर हम निर्धारित करेंगे कि एकात्मक और संघात्मक के बीच की जो स्थिति है उसे क्या बोलेंगे? हम अर्धसंघीय बोलेंगे, ऐसा ही कहा जाएगा। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से पहलू हैं जिनके आधार पर किसी संविधान को संघात्मक कहते हैं। एकात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है, वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। क्या होता है? शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स, यानी शक्तियां एक ही जगह अंतर्निहित हों। क्या हो? शक्तियां कहां अंतर्निहित हों भैया? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। शक्तियां एक ही स्थान पर, एक ही जगह क्या हो? अंतर्निहित हो। आप लोग अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं, अंतर्निहित हो, एकात्मक व्यवस्था है।
घर में अगर सारी शक्तियां मम्मी के पास ही केंद्रित हैं तो पापा वगैरह ये सब नहीं है, तो कैसी व्यवस्था हो गई? एकात्मक व्यवस्था हो गई। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है? संघात्मक व्यवस्था ये होती है कि जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। क्या हो भैया? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। यानी कुछ अधिकार किनको दे दिए जाएं? जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं। परिवार की अगर व्यवस्था करें तो समस्त शक्तियां मम्मी में ही निहित ना हो। पापा में कहना तो उचित नहीं होगा, आजकल शक्तियां पापा के पास तो होती नहीं। तो समस्त शक्तियां मम्मी में निहित ना हो, सभी शक्तियों में कुछ न कुछ शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, आपके पास भी, अन्य लोगों के पास भी। तो विश्व में अब जैसे अगर अपन यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे और चाइना की बात करेंगे तो इस तरह की शासन व्यवस्था विद्यमान है कि वहां समस्त शक्तियां एक ही जगह स्थित है, यानी केंद्र में स्थित है। एक सरकार है, उनकी समस्त शक्तियां उसी के पास है। कुछ अन्य देशों की बात करेंगे, जैसे यूएसए की बात करेंगे, अगर अपन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, तो यहां क्या है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। क्या है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। बात समझ रहे हैं? तो एकात्मक शासन व्यवस्था जहां शक्तियों का केंद्रीकरण हो, और संघात्मक शासन व्यवस्था जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण। आजकल आप लोग कोविड-19 के दौर में भी प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हैं, फिर लॉकडाउन के संबंध में निर्णय लेते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ये क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का एक माध्यम है। फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का क्या है? तरीका है। तो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या होते हैं? शक्तियां एक ही जगह अंतर्निहित होती हैं, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। यहां जो होते हैं ना प्रांत, वो सुविधा की दृष्टि से होते हैं। प्रांत काय की दृष्टि से होते हैं बेटा? सुविधा की दृष्टि से। सुविधा की दृष्टि से निर्माण होता है प्रांतों का। एकात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण समझेंगे, फिर देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण होना चाहिए, एक ही जगह शक्तियां अंतर्निहित होना चाहिए, प्रांत जो होते हैं वो सुविधा की दृष्टि से होते हैं। और यहां पे अगला क्या है? इकहरी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। इकहरी शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था क्या होनी चाहिए? इकहरी। मतलब इस दृष्टिकोण में यह नहीं हो सकता कि ममता दीदी कहते हैं हमारे यहां ट्रेन नहीं आएगी, हम केंद्र के कानून को नहीं मानेंगे। केंद्र ने अगर शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली बनाई है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, उसी स्ट्रक्चर को पूरे देश में एक समान रूप से लागू। इकहरी शासन व्यवस्था का निर्माण। तो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या होते हैं भैया? कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो, समस्त शक्तियां एक ही जगह निहित हो, प्रांत केवल सुविधा की दृष्टि से हो, इकहरी शासन व्यवस्था हो। और क्या होना चाहिए इसका लक्षण? एकल नागरिकता के प्रावधान हो। एकल नागरिकता हो। अगर किसी संविधान शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता के प्रावधान है, काय के प्रावधान है? एकल नागरिकता के प्रावधान है, तो वो कैसा संविधान बोलेंगे? उसको एकात्मक संविधान बोलेंगे। हम अभी ये नहीं देख रहे कि भारत का संविधान कैसे, अभी नहीं, पहले तो हम लक्षण देखें कि एकात्मक किसे कहेंगे, संघात्मक किसे कहेंगे, और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से लक्षण हमारे संविधान में अंतर्निहित है। और इसमें जो केंद्रीय व प्रांत स्तर पर जो नागरिकता है, केंद्र व प्रांत स्तर पर जो नागरिकता है, वो एक ही होनी चाहिए भैया। कैसी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश की नागरिकता अलग है और भारत की नागरिकता अलग है। कई देशों में ऐसा पाया जाएगा। जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो ऐसी स्थिति में जो महत्वपूर्ण चीज ये है एकात्मक व्यवस्था में, ये भी है कि लिखित संविधान अनिवार्य नहीं है। अगला लक्षण किसका है? क्या है बेटा? लिखित संविधान अनिवार्य नहीं है। लिखित संविधान अनिवार्य नहीं। अगर एकात्मक संविधान है, समस्त शक्तियां एक ही जगह केंद्रित है, तो फिर लिखित में नहीं होना चाहिए। लिखित में कब होता है? हम कहें मम्मी हमको भी अधिकार चाहिए, तो मम्मी कहेंगे लिखित में एग्रीमेंट कर लो। और हमको पता है कि हमको अधिकार मिलने ही नहीं है, समस्त शक्तियां मम्मी में ही केंद्रित है या पापा में ही केंद्रित है, तो काय का लिखित? जो वो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। तो यहां एकात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान अनिवार्य नहीं होता है। हो भी सकता है किंतु अनिवार्य नहीं है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि
संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा मित्रों? क्या होगा? आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझना पड़ेगा। संघात्मक शासन व्यवस्था में पहली बात यह है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्तियों का जब विकेंद्रीकरण होगा, हम कहेंगे कि ये काम हम करेंगे, ये काम तुम करोगे, तो क्या होना चाहिए? लिखित में एग्रीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो ना भाई, होना ही चाहिए। अर्थात यहां लिखित संविधान अनिवार्य है। बोलो, लिखित संविधान कैसा है? अनिवार्य है। यहां लिखित संविधान अनिवार्य है संघात्मक शासन व्यवस्था में। संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होता है। कई बार संविधान अत्यंत लंबे भी होते हैं, जटिल भी होते हैं, क्योंकि शक्तियों का विभाजन करना पड़ता है, स्पष्ट विभाजन करना पड़ता है। और कई बार जब स्पष्ट विभाजन नहीं होता जिन मुद्दों पे, तो उन मुद्दों पर क्या करना पड़ता है? अपने को विवाद होते हैं, और विवाद समाधान के लिए एक मैकेनिज्म भी अपने को क्रिएट करनी पड़ती है। दूसरी क्या होती है? यहां पे जो हमने लिखित संविधान अगर बना ही लिया है, तो अब कौन बड़ा होगा? संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। संघात्मक व्यवस्था का लक्षण क्या है? संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। अगर संविधान की सर्वोच्चता है तो वो शासन व्यवस्था कैसी होगी? संघात्मक शासन व्यवस्था होगी। केंद्र व केंद्र की जो इकाइयां हैं, केंद्र व इकाइयां यानी जो राज्य हैं, प्रांत हैं, इकाइयों के मध्य शक्ति का विभाजन होना चाहिए। शक्ति का विभाजन होगा, विभाजन होगा। ऐसा होगा कि कुछ विषय केंद्र के पास होंगे, कुछ विषयों पे कौन निर्णय लेगा? केंद्र निर्णय लेगा। कुछ विषयों पे कौन निर्णय लेगा? इकाइयां निर्णय लेंगी, जो इकाइयां हैं वो निर्णय लेंगी। और कुछ विषय भी हो सकता है दोनों ही लोग निर्णय लें। तो केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्ति का क्या होगा? विभाजन होगा संघात्मक शासन व्यवस्था में। और जब विभाजन होगा तो ऐसा तो नहीं है कि हमने 1950 में संविधान को स्वीकार किया और हम उस समय सोचे कि 2019 में 2020 में कोविड जैसी समस्या आएगी। अब उस समय तो ये लिखा नहीं संविधान में कि कोविड आएगा तो पश्चिम बंगाल क्या कहेगा, केंद्र क्या कहेगा। तो आदरणीय ममता दीदी कहेंगी, हे प्रधानमंत्री जी, हम ट्रेन नहीं लेंगे। हाँ, क्योंकि ये ट्रेन कोरोना से संक्रमण को फैला सकती है पश्चिम बंगाल में। इस तरह के विवादों के समाधान के लिए कौन आएगा? प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाएंगे, ये संविधान में तो लिखा नहीं है ना, क्योंकि संविधान 1950 में जो स्वीकार किया उस समय तो हमने एक कल्पना नहीं की थी कि 2020 में कोरोना जैसी महामारी फैलेगी। तब उस समाधान के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय आएगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहेगा, हे सरकार, प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क घर तक पहुंचाओ और उनके लिए खाने की व्यवस्था करो। अर्थात 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 विवादों के समाधान के लिए क्या होगा? यहां पे विवादों के समाधान के लिए, विवादों के समाधान के लिए कौन होगा? कौन होगा यहां पे? सर्वोच्च न्यायालय होगा। यहां पे कौन होगा भैया? सर्वोच्च न्यायालय होगा। विवादों का जो समाधान करेंगे उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय होगा। यहां पे विवाद है ही नहीं, शक्तियां एक ही जगह केंद्रित है, तो विवाद कहां? यहां शक्तियों का बंटवारा है, तो सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा होगी विवादों के समाधान के लिए। और क्या होगी यहां पे? शासन व्यवस्था कैसी होगी? अगर आप यहां समझ पा रहे हैं, शासन व्यवस्था कैसी होगी यहां पे? शासन व्यवस्था यहां पे दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था होगी, दोहरी शासन व्यवस्था होगी। और यह नागरिकता भी दोहरी हो सकती है, दोहरी नागरिकता संघात्मकता में। कोई कहेगा हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, और कोई कहेगा हम मध्य प्रदेश के भी नागरिक हैं, और कहां के नागरिक हैं? कहां के नागरिक हैं? हम इंडिया के भी नागरिक हैं, जैसे कि अमेरिका में पाया जाता है। दोहरी शासन व्यवस्था होगी। तो विद्यार्थी आप लोग समझ पा रहे होंगे, यदि किसी संविधान में इस तरह के लक्षण विद्यमान है तो उसे एकात्मक संविधान कहते हैं, और यदि किसी संविधान में इस तरह के लक्षण विद्यमान है तो उसे क्या बोलेंगे? संघात्मक संविधान बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? संघात्मक। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन से वो प्रावधान हैं जो एकात्मकता को धारण किए हैं और कौन से वह प्रावधान हैं जो संघात्मकता को धारण किए हैं, और फिर इसके बारे में निष्कर्ष लेंगे
विद्वानों से भी पूछेंगे। अगर विद्वान नहीं बता पाएंगे तो हम कहां चलेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूछेंगे, हे सर्वोच्च न्यायालय बताओ हमारा संविधान क्या है, कैसा है। हम भारत की स्थिति देखने की कोशिश करते हैं, अर्थात भारतीय संविधान की स्थिति देखने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे अपन भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति देखने की प्रयास करते हैं। भारत की स्थिति देखने का प्रयास क्या करेंगे, देखते हैं। भारत की स्थिति, भारतीय संविधान की स्थिति देखने का प्रयास करते हैं। भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप लोग। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति का मतलब क्या है, भारतीय संविधान की स्थिति। भारतीय संविधान की स्थिति देखते हैं, भारतीय संविधान की स्थिति देखने का प्रयास करते हैं। और इसमें ये देखते हैं कौन कौन से लक्षण एकात्मकता के विद्यमान हैं, और यह देखेंगे कि कौन कौन से लक्षण संघात्मकता के विद्यमान है, संघात्मकता के विद्यमान है। कौन कौन से लक्षण संघात्मक व्यवस्था को और कौन कौन से लक्षण एकात्मक व्यवस्था को बल प्रदान करेंगे। अब देखिए आप ही बताइए, भारतीय संविधान में आप कहेंगे सर अभी तो संविधान पढ़ा ही नहीं है, हम बताएं कैसे। तो प्रिय विद्यार्थियों अपन देखते हैं, अपने यहां एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है। मध्य प्रदेश की नागरिकता अलग है, उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग है, भारत की नागरिकता अलग है क्या, नहीं है। तो भारतीय संविधान में क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता काय के लक्षण है, जल्दी से बता दो, जल्दी से, एकात्मकता के। तो कहां आ जाएंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था में। एकल नागरिकता, संविधान अलग अलग है, एक ही है, बोले केंद्र व प्रांत का एक ही संविधान है। केंद्र व प्रांतों का एक ही संविधान है। केंद्र व प्रांतों का एक ही संविधान है। बोलो भैया हाँ या ना। एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण क्या है मित्रों, एकल नागरिकता है भारत में, है या नहीं। केंद्र व प्रांतों का एक ही संविधान है या नहीं, बोलो। निर्वाचन आयोग एक है या अलग है, एक ही है। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली है। कैसी निर्वाचन प्रणाली है, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, यूनिफाइड सिस्टम है, काय का, इलेक्शन का। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली भारतीय संविधान में है या नहीं, बोलो भैया हाँ या ना, बोला करो ना, बोलो। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, और बोलो। जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पश्चिम बंगाल में ये, उत्तर प्रदेश में ये, केरल में ये, कर्नाटक में, इन सबको जोड़ने का काम कौन करता है, भारतीय संविधान में जो प्रदान किया गया है, जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी मित्रों, 3 तरह की सेवाएं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, और भारतीय वन सेवा, IFOs, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा, वन सेवा, वन सेवा, भारतीय वन सेवा। ये अखिल भारतीय सेवाओं का ये काम होता है कि पूरे देश में एक जैसी शासन व्यवस्था का निर्माण करना, संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना। बोलो भैया एकात्मकता मतलब समझ रहे हैं, ये कहां निहित है, कहां निहित है, यानी समस्त शक्तियां कहां निहित है, केंद्र में निहित है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, बोलो। मध्य प्रदेश PSC, बताओ ना ना ना, UPSC, संघ लोक सेवा आयोग करेगा। कौन करेगा, संघ लोक सेवा आयोग। केंद्र करेगा या राज्य करेगा, केंद्र करेगा। और केंद्र का अंकुश कहां रहेगा, केंद्र में शक्तियां कहां रहेंगी, बोले राज्यपाल की नियुक्ति हर प्रांत में। किसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र करता है। जब केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो एकात्मकता के लक्षण है या संघात्मकता के, एकात्मकता के लक्षण, क्योंकि शक्तियां किसके पास निहित हैं, केंद्र के पास। बोलो हाँ या ना, बोलो ना भाई। महानियंत्रक लेखा परीक्षक कौन नियुक्त करेगा, कैग, कैग, महानियंत्रक लेखा परीक्षक। ये कैसी शक्तियां हैं, महानियंत्रक लेखा परीक्षक, महानियंत्रक लेखा परीक्षक। ये कौन नियुक्त करता है,
संग नियुक्त करता है, एकात्मकता के लक्षण है। साथ ही केंद्र के पास अतिरिक्त पावर है, अतिरिक्त पावर है। अगर आप समझेंगे भारतीय संविधान को जब अपन पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, आपातकालीन संबंधी प्रावधान, आपातकालीन संबंधी प्रावधान, संघात्मकता भी हटा देंगे थोड़ी देर बाद। आपातकालीन संबंधी जो प्रावधान है, संबंधी जो प्रावधान है वो किसके पास है? बोलो भैया, आपातकाल कौन लगा सकता है? मध्य प्रदेश लगा सकता है क्या? केंद्र लगा सकता है। आर्टिकल 352 के तहत, 356 के तहत कहां लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राज्यों में। और इसमें एक और होता है 365, दोनों में अंतर है भैया। 356 क्या करेगा? अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, क्या विफल हो गया है? राज्य में संवैधानिक तंत्र, यानी राज्य की व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो क्या लगाएंगे अपन? आर्टिकल 356 के तहत। और 365 का लगाएंगे, इसका उल्टा करो। यदि केंद्र राज्य को कोई निर्देश दे, क्या दे? निर्देश दे, और राज्य उस निर्देश को मानने से मना कर दे, और वो निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण मसले का हो, तब केंद्र राज्य की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। यानी केंद्र के निर्देश ना मानने पर, केंद्र के निर्देश ना मानने पर, आप लोग देखेंगे उसमें सभी विद्यार्थियों से आग्रह, आप 356 और 365 देखेंगे। 365 में क्या है? यदि केंद्र के द्वारा दिया गया निर्देश राज्य मानने से मना कर देते हैं और निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो क्या करेंगे? बोलो ना भाई। केंद्र के पास ये शक्तियां है कि राज्य की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या है? हे ट्रंप आइए, और हम अहमदाबाद में करते हैं मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप। अब अहमदाबाद किस राज्य में आता है विद्यार्थियों? गुजरात में। और गुजरात के मुख्यमंत्री कैद है, हालांकि इस बात की संभावना नहीं है। फिर अगर गुजरात के मुख्यमंत्री कहते नहीं, मेरी गुजरात में कोई नहीं आएगा, तो बताओ भारत के प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होगी या नहीं होगी? देश की रेटिंग गिरेगी या नहीं गिरेगी? देश का क्रेडिट कमजोर होगा या नहीं होगा? होगा। तो ऐसी स्थिति में केंद्र कह सकता है, हे मुख्यमंत्री, हम अहमदाबाद में ही कार्यक्रम करेंगे, मोटेरा स्टेडियम में ही कार्यक्रम करेंगे, भले ही आप नहीं मानो। समझ रहे हैं मेरी बात को? और तीसरा कहां लगा सकते हैं अपन? तीसरा अपन कौन सा लगा सकते हैं? वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। तो आपातकालीन संबंधी जो प्रावधान है विद्यार्थियों, वो प्रावधान किसको बताते हैं? आपातकालीन संबंधी प्रावधान ये एकात्मक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, एकात्मक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। और कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी शक्तियां भी समय समय पर जिनका उल्लेख नहीं है संविधान में, अवशिष्ट शक्तियां, जिनको क्या बोलेंगे अपन? अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास नहीं होंगी? बोलो 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 बोलो, ये केंद्र के पास होंगी। केंद्र के पास, केंद्र के पास होंगी। तो समझ गए, भारतीय संविधान में इस तरह के लक्षण किसको बताते हैं कि संविधान कैसा है? एकात्मक है, यानी शक्तियां केंद्र के पास हैं। क्या सिर्फ इतना ही है भारतीय संविधान में कि कुछ और भी है? संघात्मकता के भी लक्षण विद्यमान है। तो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में संघात्मकता के भी लक्षण विद्यमान है। संघात्मकता के कौन कौन से लक्षण विद्यमान है देखने की कोशिश करते हैं। अवशिष्ट शक्तियां ये कौन से लक्षण है? अवशिष्ट शक्तियां ये कौन से लक्षण है? अवशिष्ट शक्तियां, आपातकालीन प्रावधान ये कौन से लक्षण है? ये एकात्मकता के लक्षण है। संघात्मकता के लक्षण कौन से हैं भैया? संघात्मकता के लक्षण यहां देखने की कोशिश करते हैं। अगर जो विद्यार्थी लिख रहे हैं तो अपन यहां लिख सकते हैं, इनको यहां पे भी लिख सकते हैं। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, प्रावधान प्रावधान प्रावधान, और क्या? अवशिष्ट शक्तियां। ये किसके पास है? केंद्र के पास। बोलो ना भाई, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। ये आपातकाल रोज लगता है या विशेष परिस्थितियों में लगाते हैं? विशेष परिस्थितियों में हम लोग यूज करते हैं। बोलो भैया,
अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में संघात्मकता के भी लक्षण विद्यमान हैं या नहीं है। संघात्मक लक्षण क्या है? नंबर 1 आप ही देखेंगे, उसमें लिखित संविधान है। भारत के पास संविधान कैसा है? लिखित है, जिसको कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और उसमें लिखित संविधान, और ऐसा भी नहीं लंबा संविधान है, लिखित संविधान है। और ये प्रयास किया गया है कि केंद्र व राज्यों के संबंध में जो विवाद हैं उनमें शक्तियों का विभाजन स्पष्ट तरीके से किया जा सके यथासंभव। लेकिन फिर भी अगर समय समय पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उनका विवाद, उनका समाधान किससे निकालेंगे? बोले स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है भैया? स्वतंत्र न्यायपालिका। विवादों के समाधान के लिए कौन है? स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है। समय समय पर इस तरह के विवाद आएंगे शक्तियों के संबंध में, उनका निराकरण करेंगे। बोलो ना भैया। और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। अगर अपन संविधान देखेंगे, संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, सवाल पूछते हैं 7वीं अनुसूची क्या बताती है? यूपीएससी में कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है। 7वीं अनुसूची में 3 तरह की अनुसूची हैं। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और तीसरी सूची कौन सी है? राज्य सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। इन तीनों में ही अलग अलग विषय दिए गए हैं। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको? 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 केंद्र को। समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। किंतु यदि राज्य का बनाया हुआ कानून केंद्र के बनाए हुए कानून का विरोध करता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। और राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको? राज्य बना सकता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, 7वीं अनुसूची है, जिसमें शक्तियों का विभाजन है। और केंद्र और राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं है? बोलो। बिल्कुल सही। केंद्र व राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है। केंद्र व राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व, अर्थात ये चीज ये बताता है कि लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, 7वीं अनुसूची है, केंद्र और राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व है। ये काय के लक्षण है? ये लक्षण संघात्मकता के हैं। ये लक्षण काय के हैं भैया? ये लक्षण एकात्मकता के हैं। अब आप ही के सामने न्याय, आपके सामने है। आप ही दोस्तों, आप ही बताइए, अब भारतीय संविधान क्या पूर्णतः एकात्मक है? बोलो बोलो बोलो। अगर ये कुछ नहीं होता तो क्या होता है? एकात्मक होता। क्या भारतीय संविधान पूर्णतः संघात्मक है? अगर ये यही होता है, यह नहीं होता तो पूर्णतः संघात्मक होता। क्या कहने वाले हम लोग? भारतीय संविधान ना तो पूरी तरह एकात्मकता के लक्षणों को धारण किए है और ना ही पूरी तरह संघात्मकता के लक्षणों को धारण किए। फिर इसमें किस तरह के लक्षण हैं? विभिन्न विद्वानों के पास गए और भारतीय संविधान के बारे में कहा, मूलतः भारतीय संविधान संघात्मक है, क्योंकि राज्य और केंद्र क्या करते हैं? अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से विभाजन है, कानून बनाते हैं, कार्य करते हैं। किंतु विशेष परिस्थिति में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षणों को धारण कर लेता है। जब जब इस देश पे आफत आएगी, जब जब इस देश में संकट आएगा, उस संकट के समय समस्त शक्तियां किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास। केंद्र को यह अधिकार होगा कि वो अपने हाथ में शक्तियां ले ले। अभी आप देखिए, कोविड-19 के दौर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, क्या राज्यों के पास शक्तियां दे दी? नहीं। महामारी अधिनियम लागू है, पैंडेमिक एक्ट। महामारी अधिनियम लागू है। महामारी अधिनियम लागू है। अभी कौन सा अधिनियम लागू है? महामारी अधिनियम लागू है। और महामारी अधिनियम क्या कह रहा है? क्या कह रहा है महामारी अधिनियम? कि शक्तियां किसके पास? केंद्र के पास। लॉकडाउन करने के लिए कौन आते हैं? माननीय प्रधानमंत्री शाम को 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन, और क्या कहते हैं? संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन रात को 12 बजे से। कौन कह रहा है? कौन? किसी राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है या प्रधानमंत्री कह रहा है? प्रधानमंत्री कह रहा है। शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास। लेकिन ये सामान्य स्थिति में या विशेष आपदा की स्थिति में?
विशेष आपदा की स्थिति में। तो विशेष परिस्थितियों में चाहे वो आपातकालीन प्रावधान हो या देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई प्रावधान कदम उठाए जाएंगे तो समस्त शक्तियां केंद्र के पास होंगी। क्योंकि मित्रों, हमने देखा है कि जब जब केंद्र कमजोर हुआ है, जब जब केंद्र कैसा हुआ है, कमजोर हुआ है, हमने गुलामी की दास्तां देखी है। क्या देखी है? गुलामी की दास्तां देखी है। जब जब केंद्र कमजोर हुआ है तब तब हमने क्या देखा है? गुलामी का दंश झेला है, गुलामी का दंश झेला है। इसलिए केंद्र के पास शक्तियां जरूर मजबूत होना चाहिए। केंद्र अगर मान लीजिए कमजोर हो गया, शक्तियां किसके पास आ गई? राज्य के पास आ गई। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मोदी जी, डियर मोदी, डियर पीएम मोदी, आई वांट टू ट्रेवल इंडिया इन पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। बट ममता दीदी कह रही है, नो ट्रंप। बताइए क्या होगा? अगर देश पे आक्रमण होगा तो शक्तियां केंद्र के पास होनी चाहिए या राज्यों के पास होनी चाहिए? यदि एकता और अखंडता से संबंधित मुद्दे उभर के आएंगे तो शक्तियां किसके पास होनी चाहिए? केंद्र के पास। विदेश नीति से संबंधित मुद्दे आएंगे, फॉरेन पॉलिसी से संबंधित मुद्दे आएंगे तो किसके पास शक्तियां होनी चाहिए? बोलो ना भाई। विदेश नीति से संबंधित मुद्दे अगर आएंगे सामने तो शक्तियां किसके पास होनी चाहिए? बोलो बोलो, केंद्र के पास। सुरक्षा से संबंधित मसले हों, और सुरक्षा से संबंधित मसले हों, आप समझ लीजिए कितना हास्यास्पद लगेगा। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, सीमा पे मान लीजिए चाइना के साथ ही अभी टेंशन, तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। अब मान लीजिए इस समय निर्णय लेने का अधिकार राज्य को, तो राज्य क्या कहेंगे? नहीं, अब किसी विचारधारा के अलग राज्य हैं, किसी दूसरी विचारधारा की सरकारें अलग राज्यों में, तो क्या करेंगी? मतभेद होंगे। मतभेद होंगे तो निर्णय त्वरित नहीं लिए जा सकते, तो राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में शक्तियां किसके पास होनी चाहिए? केंद्र के पास। समझ रहे ना बात को? और इसीलिए कहा गया कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, किंतु विशेष परिस्थितियों में एकात्मकता के लक्षण भी भारतीय संविधान में विद्यमान है। इसीलिए अपन भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा दे देते हैं। इसीलिए हम भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा दे देते हैं। और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान में कैसा नेचर है? बोले ड्यूअल नेचर है। कैसा? ड्यूअल नेचर है। भारतीय संविधान का नेचर कैसा है? भारतीय संविधान का नेचर ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होगा बेटा? मूलतः संघात्मक। और मूलतः संघात्मक वर्तमान में तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि केंद्र राज्य को सहयोग करें, राज्य केंद्र को, यानी मूलतः तो हम क्या कह रहे हैं? आप सहयोगी संघवाद की अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात को आगे कर रहे हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्य रूप से तो हम सहयोगी संघवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। किंतु 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 विशेष परिस्थितियों में, किंतु विशेष परिस्थितियों में एकात्मकता के लक्षण विद्यमान। विशेष परिस्थितियों में काय के लक्षण विद्यमान? एकात्मकता के लक्षण विद्यमान। विशेष परिस्थितियों में एकात्मकता के लक्षण विद्यमान रहते हैं। इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है इसका ड्यूअल नेचर है, यानी दुस्वभावी प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? दुस्वभावी प्रकृति है, ड्यूअल नेचर है, दुस्वभावी प्रवृत्ति है। मूलतः कैसा है बेटा? संघात्मक। किंतु विशेष परिस्थितियों में कैसा है? कैसा है विशेष परिस्थितियों में? एकात्मक। क्यों? यदि केंद्र कमजोर हो गया तो हो सकता है हम गुलामी का दंश झेलें। इसलिए जब जब देश की एकता और अखंडता से, देश की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे होंगे, सुरक्षा से संबंधित मुद्दे होंगे, विदेश नीति से संबंधित मुद्दे होंगे, तो निर्णय करने का अधिकार किसको? किसको किसको किसको? केंद्र को। अदरवाइज राज्य जियो और जीने दो।
सब लोग आपस में सहयोगी संघवाद की अवधारणा से आगे बढ़ाते हैं। इसी को क्या कहा गया? इसी व्यवस्था को कुछ विद्वानों ने कहा भारतीय संविधान क्वेसी फेडरल है। कैसा है भारतीय संविधान? भारतीय संविधान क्वेसी फेडरल है। भारतीय संविधान कैसा है भैया? भारतीय संविधान क्वेसी फेडरल है। भारतीय संविधान क्वेसी फेडरल है। क्वेसी फेडरल है भारतीय संविधान। क्या करेंगे? क्वेसी फेडरल का अर्थ भी क्या होगा भारतीय संविधान का? कि क्वेसी फेडरल का अर्थ भी क्या होगा भैया? क्वेसी फेडरल का अर्थ भी क्या होगा? मूलतः संघात्मक। मूलतः कैसा? संघात्मक। किंतु राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए, राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए, राष्ट्र की एकता व अखंडता की खातिर कैसा हो जाएगा भैया? एकात्मकता के लक्षण इसमें आ जाएंगे। काय के लक्षण आ जाएंगे? एकात्मकता के। तो मूल बात हम लोग समझ गए कि भारतीय संविधान में संघात्मकता के साथ साथ एकात्मकता के तत्व भी विद्यमान है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक सहयोगी संघवाद की अवधारणा पे काम करेंगे। किंतु विशेष परिस्थितियों में जैसे कि अभी महामारी अधिनियम चल रहा है, पैंडेमिक एक्ट चल रहा है, तो क्या शक्तियां अधिकतर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में जहां देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ेगी, वहां एकात्मकता के लक्षण विद्यमान होंगे। और इसी आधार पर अपन कह सकते हैं, इसी आधार पर हम कंक्लूडिंग रिमार्क दे सकते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघीय है। कैसा है? अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान कैसा है भैया? भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। कैसा है? अर्धसंघीय। ना तो ये संघात्मक है, ना ही एकात्मक है, अपितु दोनों के ही लक्षण इसमें विद्यमान है। तो पहली व्यवस्था भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं को भी अपन क्रम से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।